अभिवादन स्वीकार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड डीएलएड 20 मई 2023 के पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले भी हमने जीएस पोर्शन को हल किया था, लेकिन परीक्षार्थियों को कंप्लीट सॉल्यूशन कहीं पर नहीं मिला। चाहे मैथ्स का पोर्शन बनाया किसी वीडियो में तो केवल मैथ्स से, किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड बनाया, तो हमने प्रयास किया है कि हम जो 200 के 200 क्वेश्चंस हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने उत्तराखंड डीएलएड 20 मई 2023 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमने यथासंभव सही प्रयास हल करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है तो आप कमेंट जरूर करें, और जिससे हम परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको संशोधित करके दोबारा से आपको बता सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेट बी हमारे पास है। सेट बी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हमने पहले वीडियो में भी हल किया है। अगला प्रश्न है, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा, ये बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा, यह गलत है, भारत चौथे पायदान पर रहा। और आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, तो ये भी सही है। इस प्रकार पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली इसका आंसर हो जाएगा। सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर हम आपको अभी देते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 213 213। अगला प्रश्न जो है वो है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संतालन समिति 1962 में बनी थी, इनकी सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। समिति जो बनी थी वो आपके 1962 में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। क्योंकि ऐसा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, तो ये न्यायपालिका ही इस कार्य को नियंत्रित करती है। पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि दो चीजें जो इसमें जो आंसर दिए गए हैं, विकास में जन भागीदारी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल सही है। वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि पहला और तीसरा आंसर सही है। इसमें आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे कि सभी आंसर सही है, क्योंकि मूल उद्देश्य कहा है तो मूल उद्देश्य राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय संग्रहण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी यानी कि मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में किया जाता है, तैयार करने में किया जाता है? तो लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में। अगला प्रश्न 10वां, झिरौली, बागेश्वर और चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट पाया जाता है, मैग्नेसाइट फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न 11वां, 1658 में ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सभी जानते हैं, सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी। भीमबेटका प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ये मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है 13वां जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता को तो खेल भी बढ़ाते हैं, सेवाएं भी बढ़ाती हैं, राष्ट्रीय विरासत भी बढ़ाती है, लेकिन साथ में स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समर्थन प्रदान करना पर्यटन के जरिए ही संभव है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, आप सभी जानते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? क्योंकि राज्य जो है, जो स्टेट्स हैं वो 9 लगे हैं, तो 9 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नेचुरल
पॉलीमर का है तो सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, प्लास्टिक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। रेशम और रबड़ भी नेचुरल पॉलीमर है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? तो इसका आंसर कंपाइलर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है जीएस का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो करेंसी का नियमन इसका कार्य है, साख का नियमन इसका कार्य है, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली भी रिजर्व बैंक का कार्य है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें हम सीधे सीधे उत्तर बता रहे हैं आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित की जाती है। एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में यूज होती है उसका मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, जलमंडल में अधिकांश भाग सागर घेरे हैं, जिसमें अधिकांश भाग जो है सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन ने घेरा है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था तक्षशिला था, यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में इस साल G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, यह आंसर गलत है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, बिल्कुल सही। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित प्रस्तावित है, बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही। ये राज्य के अल्मोड़ा जिले में है, बिल्कुल सही। 8वीं 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है, तो सी सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 29वां, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? तो मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो है वो देहरादून है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया है, प्रकाश वाले पार्ट में मैंने इसको पढ़ाया भी है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? उस समय भारत में नंद वंश का शासन था। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, किस देश में आई? तो सिंगापुर में आई, आप सभी जानते हैं। गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद जो है वो बीजापुर कर्नाटक में है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ओजोन परत जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न 39वां देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए, वुड डिस्पैच जो आया वो आया 1854 में, मैकॉलेज मिनट आया 1835 में, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई 1944 में, और द इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जिसे कहा गया वो आया 1882। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले मैकॉलेज मिनट आया 2, उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 उसके बाद इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जिसे कहा गया 4, फिर 3, 2143 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो ईंधन मान जो होता है सबसे अधिक जो होता है हाइड्रोजन का होता है, ए आंसर सही हो जाएगा।
भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। आजादी के समय भी यही अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? जहांगीर, सभी जानते हैं जहांगीर। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तो नहीं है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जिसमें आवृत्ति सबसे कम होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो विबग्योर, विबग्योर आप देख रहे हैं, इस ओर को आवृत्ति बढ़ती है, इस ओर को ऊर्जा बढ़ती है। तो इन प्रकाशों में यहाँ पर सबसे पहले आया है नीला प्रकाश, यहाँ पर दिया है ऑप्शन में। वायलेट इंडिगो ऑप्शन में नहीं है, तो ब्लू यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोकसभा में चुनाव में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि इसमें होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। ऐड है ज्वालामुखी क्रिया करती है, श्वसन करता है, प्रकाश संश्लेषण में ऐड नहीं होती है, बल्कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ये नहीं होगा। जैव प्रकार पदार्थों के क्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो पहला, दूसरा, चौथा ये आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR तो नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स है, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिशेल यो, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 50 प्रश्न हमने जीएस के कर दिए हैं, जीएस कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। एप्टीट्यूड और मैथ्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। जर्नल, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। देखिए इसको हमने हल करने का प्रयास किया। अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है निसंकोच आप कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न है 51वां सेट बी का, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? आंसर हम सीधे देते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे किस प्रकार प्रोसीजर से यह आंसर निकला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 52 से 54 तक जो है ये सूचना से पढ़ के इनका आंसर देना है। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं तथा सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। रंजन पंक्ति के बाएं ओर से चौथा बैठता है तथा रंजन तथा सीमा के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। जितने व्यक्ति पूजा और सीमा के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश और पूजा के बीच बैठते हैं। दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता है। तो ये पढ़ना है, इसके बाद इसका उत्तर देना था। तो इसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला है 52वें क्वेश्चन का, रंजन तथा दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? तो 4 इसका आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन हम करके अगर आपको चाहिए होगा तो हम इसको फिर से अगले वीडियो में कर देंगे। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो, हम सीधे आंसर देते हैं। रंजन के सापेक्ष पूजा का स्थान है तो दाएं से चौथा है, ये आंसर हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठते हैं? तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। 9 व्यक्ति कुल पंक्ति में बैठते हैं। अगला प्रश्न 55वां है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो केवल 1 इसका आंसर होगा। अगला है 56वां, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो सही सार्थक क्रम जो दर्शा रहा है इसका आंसर होना चाहिए लेखक ने कथानक सोचा, उसके बाद उपन्यास लिखा, उसको प्रकाशित किया, उसके बाद उसको पुरस्कार मिला, तो ये क्रम इसका रहना चाहिए। चलिए, यदि किसी भाषा में लूज का OMQVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का कोड क्या होगा? तो SCLR इसका आंसर आ रहा है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ रहा है
20L इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का संबंध पाठक से उसी प्रकार जिस प्रकार निर्माता का संबंध क्या है, उपभोक्ता से। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा बार होगा? तो इसका आंसर जो निकल रहा है वो रविवार निकल रहा है। आप आंसर मिलाते रहिए और अपने जो है मार्क्स भी पोस्ट कीजिए ताकि हम कट ऑफ भी निकाल सकें। एक कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है तथा ए और बी के ठीक बीच में, तो कतार में कितने लोग हैं? इसका जो आंसर आया है वो आया है 47। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। महिला राजन की क्या लगती है? तो बुआ लगती है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 63 से 64 तक के जो सवाल हैं उनको सूचना को पढ़ के देना है। किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप एंड 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो इसमें कोड बताने हैं कि डीप के लिए का कोड कौन सी संख्या होगी। तो डीप के लिए 2 जो होगी संख्या होगी, ये आंसर हो जाएगा। लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी? लुक्स का कोड जो आ रहा है सॉल्व करने पर 9 आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो आरंभ में आप पूर्व की ओर चल रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को होगा? तो महीना जो है मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, चौथे शनिवार को उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय दिवस की तारीख पूछ रहा है, तो 26 तारीख इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 67। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 था, ठीक बाद में 9 नहीं हो? तो नहीं को आप गौर कर लेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी, अगली बस 10:35 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी? तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10 बजे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए सीधे प्रश्न सीधे उत्तर। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो सीधे ये देखिए 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना कीजिए। तो घन जो आ रहे हैं मेरे हिसाब से ये आने चाहिए 70, इसका आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें हमने इस प्रकार से निकाला है। इस वाले में जो आ रहे हैं 28, इसमें 20, इसमें 20, लेकिन एक घन आपका ये भी बनता है, एक घन ये भी बनता है। इस प्रकार ये सब जुड़ जाएंगे, 2 घन ये हो गए, 30 3 60, 8 68, 2 70, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाता है तब 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे? तो 5 वाली की सतह के सामने 3 डॉट्स होंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो मैंने कैलकुलेट किया है इसका आंसर जो होना चाहिए, हैंग हो गया है, कुछ प्रॉब्लम। हाँ, इसका आंसर जो होना चाहिए 28, इसका आंसर होना चाहिए सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन है, इस प्रश्न में PXYZ एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुक्रम दिखाती है। आकृति Z दिखाती है कि किस प्रकार फोल्ड पेपर को काटा गया है। आपको ऐसी आकृति को चुनना है जो आकृति Z को फैलाने पर प्राप्त होगी। तो Z को फैलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो बी आ रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न जो है 74, निर्देश प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं का संयोजन दिया गया है। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन को जल प्रतिबिंब जैसा दिखाता है।
देखिए मित्रों, इसका आंसर जो होगा सी सही होगा। डी में जो है बी का प्रतिबिंब गलत दिखाया गया है, इस प्रकार ये बी सही नहीं होगा क्योंकि बी इसमें पलट दिया गया है, जो हम डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए, सही उत्तर जो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति एक्स के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब जो बन रहा है इसका इसका दर्पण प्रतिबिंब बी बनेगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 76, निम्नलिखित चित्र पर विचार करिए। किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों के समान रंग भरे बिना दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या कह रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 रंगों से हम जो ये आकृति है इसको भर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 77 से 78 के जो प्रश्न है, आकृति 1 और 2 एक विशेष तरीके से संबंधित है और दिए गए विकल्प में से एक आकृति चुनकर आकृति 3 और 4 के बीच समान संबंध स्थापित करें जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। तो ये प्रश्न इस प्रकार से 77वां, यह आकृति बन रही है, तो इस प्रकार जो चौथी आकृति इसमें आएगी वो कौन सी आएगी? तो इसका आंसर ए होना चाहिए। इसी प्रकार 78 में है, आकृति दी हुई श्रृंखला की अगली आकृति कौन सी होगी? तो सी इसका आंसर होना चाहिए। दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित ही तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, वह आकृति चिन्ह जो अन्य से अलग हो। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 80वां प्रश्न हम देख लेते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो 5 के विपरीत सतह पर 3 होगा। अगला प्रश्न संख्या 81 से 82, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसे आकृति एक्स की खाली जगह में रखे जाने पर वो पैटर्न पूरा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। इसी प्रकार 82 प्रश्न जो है 82वां, इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो है, नीचे दी गई आकृतियों में परिवर्तन का तार्किक क्रम क्या है? तो ये पहले बाल, फिर टोपी, कुछ इस प्रकार से शायद दिखाया गया है। तो सी बी डी ए शायद इसका सही क्रम होना चाहिए, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 84 से 86 तक का, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है की विपरीत सतहों के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग किया गया, फिर इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा जाता है। तो ब्लॉक घन दिया गया है उसे काटा जाता है, 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? तो 8 इसका आंसर होगा। कितने घनों की केवल 2 सतहें रंगीन होंगी? 24वां इसका आंसर होगा। कितने घनों में 3 रंगीन सतहें हैं? तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। चलिए ये तो 8 तो ऑब्वियसली प्रश्न है, जो कोनों के होंगे 4 वो 8 3 रंगों से रंगे होंगे। अगला प्रश्न है 87 और 88 प्रश्न, आकृति में एक पैटर्न के खंडित भाग हैं, ज्ञात कीजिए कि खंडित टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी उत्तर आकृति बनती है? तो 87 का उत्तर जो आ रहा है वो सी आना चाहिए। 88 की प्रश्न आकृति दी गई है इस प्रकार, इसका जो आंसर है 88 का वो ए बनना चाहिए। अगला प्रश्न 89 90, नीचे दी गई श्रृंखला की छूटी हुई आकृति को उत्तर आकृतियों में से चुनिए। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है। अगला प्रश्न आकृति दी है और ये आकृति मूवमेंट कर रही है, तो अगली आकृति कौन सी बनेगी? इसका आंसर जो आ रहा है ए आ रहा है। अगला 91 से 92, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प जो है प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका जो आंसर बनना है वो बी बन रहा है। और अगला जो है 92, के टी के 11वां, टी 20वां, इसी प्रकार जे और आर 10वां और 18वां इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्देश
प्रश्न संख्या 93 से 94 तक नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें जो संख्या आएगी, देखिए इसमें जो इस प्रकार से दिया है, 2 का वर्ग कर दिया है, 4 का वर्ग कर दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, तो 4 चक्को 16, 2 दूनी 4, यहाँ 20 आ गया है इनके वर्ग को। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9 का वर्ग करके जोड़ दिया गया है, 3 3 9, 9 9 81, ये हो जाएगा 90। इसी प्रकार 5 का वर्ग और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, और 5 5 25 से 26 यहाँ पर उत्तर होना चाहिए, यहाँ पर 26 आएगा। चलिए अगला जो है 93 क्वेश्चन हमने अब तक कर दिए हैं। 94वां क्वेश्चन जो है, इसमें जो है ये वर्ग दिया है, इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा, 4 और 3 को गुणा करके इसमें 3 जोड़ दिया है तो बीच में 15 आ गया है। इसी प्रकार 5 7 35, उसमें 3 जोड़ दिया 38 आ गया, 5 3 15 और 3 18, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 95 से 97 प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, एक विकल्प इनमें से भिन्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सभी वेद हैं, आयुर्वेद जो है उपवेद है, तो ये आंसर हो जाएगा। ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति जो है रेखागणित से संबंधित है, और गणित जो है ये थोड़ा विस्तृत है। प्लासी, हल्दीघाटी, पानीपत ये सभी लड़ाई है, सारनाथ अलग हो जाएगा। उस पासे का चयन कीजिए जो एक प्रसारित पासे के दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये प्रसारित पासा है, इसके चित्र को मोड़ के कौन सा संभावित है, तो 3 1 2 4 6 5 इस प्रकार से पासे दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय सही दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, तो 7:30 बजे समय होना चाहिए। 100 प्रश्न हमने हल कर दिए हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्न किए और उसे 125 नंबर मिले तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही किए। तो ऑप्शन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। माना 40 प्रश्न उसने सही किए तो उसने 160 नंबर लिए, और उसने 35 प्रश्न गलत किए तो उसके नंबर जो कटे, 40 प्रश्न सही किए, 4 चक्को 16, 160 नंबर उसको मिल गए, और 35 प्रश्न गलत हो गए तो 1 नंबर कट गया। तो इसको आप घटा लेंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, 5 में से 3 2, 125, यानी कि 125 नंबर मिल गए। ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए 100 प्रश्न हमने हल कर दिए हैं। अब 101 से 103 तक के प्रश्न में हम बढ़ते हैं। एक 101 से 3 तक के प्रश्न। नीचे दिए गए दंड चित्र में एक शहर की जनसंख्या, परिवार के सदस्यों के आधार पर विवरण दर्शाया गया। चित्र का अध्ययन करके अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें डायग्राम को देखना है। 101वां प्रश्न जो है, इसका आंसर जो आ रहा है 3.4 है, बिल्कुल सही आंसर है। औसत से कम सदस्य वाले परिवारों का अंश क्या है, 8/15 हो जाएगा। 4 से ज्यादा सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत क्या होगा, तो 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इनका सेवन करते हैं तो उस दवाई से तीनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की प्रायिकता क्या होगी, तो 27/64, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 105। निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान जो आएगा b 65 आ जाएगा। रस्सी ए की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 3:4 है। रस्सी सी की लंबाई रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 7:6 है। यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 84 सेंटीमीटर है तो तीनों रस्सियों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 210 इसका आंसर निकल के आ रहा है, और आप सभी अपने प्रश्न भी इस अनुसार मिलाते रहिए। निम्न में से किस आकृति में 6 फलक, 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं, ये घन में होते हैं, सभी जानते हैं। 108वां प्रश्न, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, डी इसका आंसर निकल के आ रहा है 130। किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 रह जाता है। यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है।
अगला प्रश्न 110, 168 और 315 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग है 10। 111, 111वां प्रश्न जो है, देखिए ये 9 है, यहां से यहां तक 9 है, ये 2 है, ये 4 है, यानी कि इसकी लंबाई तो ये 15 हो जाएगी, और इसको खोलेंगे हम तो यहाँ ये 9 आ जाएगा, और इसको खोलेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 9 4 13, इसकी लंबाई 13, 13 और 15 को हमने गुणा कर दिया, आंसर जो आ जाएगा 195 इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर r माइनस पी इंटू 4 का मान बताइए। तो इसका जो उत्तर आ रहा है 417.57 इसका उत्तर आ रहा है। यदि दो संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है तो उनके बीच का अंतर है, तो अंतर जो आएगा 72 डिग्री आ जाएगा। 114वां प्रश्न, एक खंबे का 1/4 भाग लाल रंग से, 2/5 भाग नीले रंग से और शेष 21 मीटर हरे रंग से रंगा गया खंबे की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो 60 मीटर इसकी लंबाई आ रही है खंबे की। 115, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से असफल घोषित किया। अधिकतम अंक कितने हैं, तो यानी कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक जो है वो 550 है। ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। 116 जो है, x/y = 9/8 है, तो 6/7 प्लस y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स का मान क्या है, तो मान जो आ रहा है 95/19, बी इसका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में यदि ए बी बी सी का सी डी बराबर है, तो इसको जो हम निकालेंगे वो निकल के आएगा 116 सेंटीमीटर। डी आंसर सही हो जाएगा। दी गई आकृति में बी डी एफ एच ए सी सी ई जी और जी ए के मध्य बिंदु हैं, तो यदि ए जी ई सी एक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये इसकी सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। जो उत्तर हमने निकाला है और सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 119वां प्रश्न है, यदि 2/5 की पावर -4 इंटू 2/5 की पावर 12 इक्वल टू 25/4 की पावर 6 - 2x है, तब x का मान क्या है। x का मान जो आ रहा है वो 5 आएगा। इसको बैलेंस करेंगे, नीचे की जो समीकरण है वो कट जाएंगे, ऊपर को सॉल्यूशन करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। इस ठोस के कितने फलक हैं, तो ये आकृति दी है, इसमें 1 2 3 फलक निकल के आ रहे हैं, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक, तो रोमन अंक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए बी आंसर हो जाएगा, CMX CIX। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं, सममित रेखाएं 0 होंगी क्योंकि कुछ भाग शेडेड है, कुछ भाग ब्लैंक है, तो सममित रेखाएं यानी कि सिमेट्री लाइन नहीं बन पा रही कहीं पर भी। चलिए अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का माध्य जो है 20 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। तो ये 123 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। करण राम से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले करण राम से 7 गुना बड़ा था। करण की वर्तमान आयु बताइए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। एक यात्री ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद एक रेलवे स्टेशन से निकलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति क्या है, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति हो जाएगी। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके लॉसपा और मौसपा का गुणनफल जो है 10800 है। संख्याओं का योग याद कीजिए, तो संख्याओं का योग जो आ रहा है 210 आ रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127, यदि 256 की पावर 3 x/8 = 64 है तो x का मान बताइए। x का मान जो आ रहा है वो आ रहा है। 128वां प्रश्न है, 12 पुरुषों या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य 20 दिन में किया जाता है। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेंगे। मान बताइए। समीकरण दी है, इसका मान जो सॉल्यूशन करने पर आ रहा है वो 13/17 आ रहा है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 116 है और उनका अनुपात 2 3 4 है, तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं 4 6 8 है। सी आंसर हो जाएगा।
131वां प्रश्न है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, ऐसी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी 6 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 109989, इसका आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 132, सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है, इस तरह उनका औसत 3 बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो 34 है। क्वेश्चन पेपर तो सरल है लेकिन लेंथी बहुत है, मॉडरेट से ऊपर इसका लेवल है। 131वां प्रश्न है, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 था, 3/4 का औसत पूछ रहा है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर सही है। 134, x अनुपात y इज इक्वल टू 3:5, तब अनुपात 3x+4y अनुपात 8x+5y निकालिए। तो इसका आंसर आ रहा 39:49। 135वां प्रश्न है, समीकरण दी है, इसका मान पूछ रहा है, समीकरण का सॉल्यूशन हम सीधे आपको बताते हैं। 38, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 12.9 आ रहा है अभाज्य संख्याओं का औसत। यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 है तथा माध्य 27 है तो माध्यक क्या होगा? तो इसका जो आंसर आ रहा है 33 आ रहा है, सी आंसर सही हो जाएगा। 138वां, 35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 45 किलो है, यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता, शिक्षक का वजन क्या होगा? शिक्षक का वजन जो आ रहा है 62.5 kg शिक्षक का वजन आ रहा है। तो जितने भी डीएलएड के एस्पायरेंट हैं सभी प्रश्नों को मिला लीजिए। अगला प्रश्न, 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य 49 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का माध्य 52 है तो छठा प्रेक्षण क्या होगा? 56 इसका आंसर आ रहा है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि इनके सिर गिने तो 200 है, यदि पैर गिने तो 580 है। चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? खरगोश के 4 पाँव, कबूतर के 2 पाँव। तो सॉल्यूशन निकालने पर आता है 110 कबूतर। अगला प्रश्न, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो आंसर जो इसका निकल के आ रहा है वो 17.36 इसका उत्तर निकल के आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या होगा? व्यंजक जो है एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन करने पर 9 इसका आंसर आ रहा है, 9 इसको लिख लीजिए आप, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्याओं का योग जो निकल के आ रहा है वो 28 इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। यदि p इज इक्वल टू 999 तो इस समीकरण का मान क्या होगा? मान जो आ रहा है निकाल के 1000 इसका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न 145, रुपये 760 में वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि इस वस्तु को रुपये 750 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो 50% का लाभ इसमें निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में कोण BOC का मान बताइए। BOC जो है इस कोण का मान पूछ रहा है, तो 40 और 31 ये है, तो 180 के हिसाब से यहाँ पर जो होगा 109 इसका मान हो जाएगा। इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होगा 109 इसका भी हो जाएगा, यहाँ पर 40 इसका हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 149 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दी गई आकृति में BAC 30 डिग्री, ABC 50 डिग्री, CDE 25, तो AED का मान बताइए। इस हिसाब से आप देखेंगे 50 3 80, तो ये 100 होगा, तो ये 100 में से 80 ये बचेगा, 80 और 25 जोड़ेंगे तो 105 ये जो बाह्य कोण है 105 अंश का हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 का बीच का अंतर जो है उनके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। 144 इसका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न जो है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 60 इसका उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न, तो 50वां प्रश्न है, 3 की पावर 40 का इकाई का अंक क्या है? एक इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने इस प्रकार 100 प्रश्न जी और जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स के भी हल कर लिए हैं।
और पेपर ठीक ठाक तो था लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी था, और माइनस मार्किंग भले ही नहीं है लेकिन पेपर बहुत लेंथी है। अब हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हल करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्रश्न, जो क्वेश्चन है 50, इनको हम हल करते हैं। चलिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे? तो उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो। तो उत्तर वैज्ञानिक होना चाहिए बिल्कुल भी आपका। तो 151 का ए। वर्तमान में शिक्षक की भूमिका जो है एक फैसिलिटेटर की है, समाज सेवी नहीं कह सकते हैं, वक्ता नहीं कह सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाहे दिव्यांग कह लीजिए, चाहे वो संवेदनशील बच्चे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बिल्कुल अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। बहुसंवेदी यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल सही, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है 154। ये प्रश्न आपको अच्छे अंक दे सकते हैं, और सबसे पहले तो इसी को हल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको आंसर अपने विवेक से भी देना होता है। एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, अभिभावकों की परामर्श, छात्र संघ द्वारा। तो शिक्षक परामर्श तो आज के दौर में हम नहीं कहेंगे, मनोवैज्ञानिक परामर्श उचित होगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो अनुशासन जो आएगा, जब तक हम जिम्मेदारी किसी को नहीं देंगे तो उसके अंदर अनुशासन नहीं आएगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं, तो सबसे अच्छा सुनकर, पढ़कर, करके, देखकर। तो लर्निंग बाय डूइंग, करने से आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, तो करके सीखना सबसे अच्छा आंसर है। चलिए, 157वां, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अभिसारी, अपसारी यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट दोनों प्रकार के चिंतन पर जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। 158वां प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? तो संबद्धीकरण, अनुकरण, पुनर्वलन, ये सभी। तो प्रारंभिक स्तर पर अवस्था में तो सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिक्षक सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, यानी कि सभी ये टीचिंग लर्निंग एड है, यानी कि जिनकी सहायता से आप पढ़ाने में जिनकी मदद ले सकते हैं। चलिए, 160वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन विशेषता कौन है? तो विशेषता पूछ रहा है, शिक्षक एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षक एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। वैसे देखा जाए तो इसका उत्तर जो है इंटरैक्टिव भी होगा। इंटरैक्टिव यानी कि बच्चा भी भाग ले रहा है, आप भी प्रतिभाग कर रहे हैं। शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि भी कहा जा सकता है, शिक्षण जटिल सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। तो सबसे सही आंसर मुझे डी इसका लगता है। चलिए, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? तो उत्तर क्रिया यानी पोस्ट एक्टिव फेज जो है मूल्यांकन की अवस्था है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, शारीरिक संरचना बिल्कुल नहीं, शिक्षक के पहनावे, ज्ञान, व्यवहार। तो देखिए, ज्ञान तो होना आवश्यक है ही है, लेकिन व्यवहार ज्यादा उचित है, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप ज्ञान को बच्चे तक अच्छे से पहुंचा पाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बाहर निकालना चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए, कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति पूर्ण समझदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि आप क्यों लेट हुए, इसके पीछे कारण क्या है, और कारणों से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एक योग्य शिक्षक हुआ है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास कर सके। पहल करने की भावना अगर विकसित होगी तो विद्यार्थियों में रोचकता बढ़ेगी, जिससे शिक्षण प्रभावी होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की गलतियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, पूर्व शिक्षकों की आलोचना करनी चाहिए।
तो पॉजिटिव आंसर, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तभी आप दूसरों की गलतियों को भी सुधार सकते हैं। 166वां प्रश्न है, एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत, समान, व्यक्तिगत व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार। देखिए, निस्वार्थ और समान व्यवहार, इसके दो उत्तर बन सकते हैं। असमान व्यवहार, अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उससे आपको, जो कम आवश्यकता वाला बच्चा है उससे व्यवहार आपको थोड़ा सी डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो निस्वार्थ व्यवहार यहाँ पर सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ज्यादा नीड है, कोई विशेष रूप से दिव्यांग या स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके संग आप व्यवहार में थोड़ा सी परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसके उत्तर दो हो सकते हैं, और निस्वार्थ व्यवहार तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ पर समान व्यवहार भी उत्तर माना जा सकता है। चलिए, तो आप का अगला प्रश्न है 167वां, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो स्मृति, बोध, चिंतन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, सभी स्तरों पर शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। को करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपके जो बुक्स हैं उनके साथ साथ क्रियाकलाप, जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड, उनको कहा जाता है। तो वो निर्भर करते हैं शिक्षकों के दृष्टिकोण और उत्साह पर। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 169, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने का बहुत विस्तृत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल है। सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, इसको भी सही मान सकते हैं। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता, ये सही है। शब्दों में व्याख्या करने के लिए शिक्षकों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 170वां, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो ए है, समाज को उच्च स्तर तक उठाने में मदद करता है, योगदान देता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर आप रुचिपूर्ण बनाएंगे तो छात्र अनुशासन में स्वयं ही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए, ए गुड कम्युनिकेटर नीड्स टू बी गुड एट। तो इसका जो आंसर निकल के आता है, बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग करने में, वाणी में, हास्य का प्रयोग करने में। तो भाषा का प्रयोग करने में संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का उपयोग। तो सभी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है, शिक्षक का शिक्षण का तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया टीएलएम, आत्म प्रत्यय, रुचि और अभिक्षमता, शिक्षक का संप्रेषण कौशल। शिक्षार्थी शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये आत्म प्रत्यय, रुचि और अभिक्षमता इसका उपयोग होगा। शिक्षार्थी कहा गया यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कही गई ये बात। अगला प्रश्न 175वां, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि वह बुद्धिमान है और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया उसके अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है 176, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तो मोटर लर्नर्स के लिए उसे गतिविधियों को करने देना चाहिए, सबसे सही आंसर
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों को टीम भावना का विकास, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास। सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये पार्ट जो है शैक्षणिक अभिवृत्ति का बहुत अच्छा आया हुआ है और अच्छे नंबर आपको देगा। 178वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है? तो संतुलित भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई, ये भी याद करने वाला प्रश्न है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, ये भी याद करने वाला ही माना जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। सीधे सीधे प्रश्न है तो तार्किक इसमें कुछ नहीं है। तो समझ विकसित करने के लिए संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसमें सभी के आंसर जो है अलग अलग होंगे, तो अपनी अपनी समझ से बच्चे आंसर देंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 179, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी? तो नृत्य और नाटक से अपने भावनाओं को बच्चे जो है एक्सप्रेस करेंगे। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है, तो बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से 20 प्रश्न पूरे कर लेते हैं। बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सभी शिक्षण विधि, रुचि, तनाव, थकान सभी हैं, बिल्कुल सही है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है फटाफट अब हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता कहानी का सृजन। तो क्रिएटिव जो होगा वो मौलिक विचारों का प्रदर्शन भी करेगा, कविता कहानी वही लिखेगा जो क्रिएटिव होगा। चलिए, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो केस स्टडी विधि जो है सबसे अधिक उपयोगी होगी। चलिए अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावित सृजन किया जाता है। तो 3-4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता के समूह बनाकर, और बिल्कुल सही। इसके बाद विद्यार्थियों को व्यक्तिगत कार्य देके, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां देकर, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हमने 184 प्रश्न हल कर लिए हैं। फटाफट बाकी प्रश्न भी देख लेते हैं। कथन, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। व्याख्या है, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें ही सही हैं बिल्कुल। तो कथन और व्याख्या दोनों ही सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं फिर से। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? गतिविधियां जो हैं आयु के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये तो गलत होगा बिल्कुल। ये विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी किया है बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है? तो ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है, उसे निर्देशित करती है। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब सीधे प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न और बच गए हैं। मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च आत्म प्रत्यय है। चलिए, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसका तात्पर्य कि इसके लिए उसके पास रुचि है, या अभिक्षमता है, जागरूकता है, अभिवृत्ति। देखिए रुचि और अभिक्षमता में थोड़ा सी अंतर होगा, तो एप्टीट्यूड इसका सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 192, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है? प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, बिल्कुल सही। केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ योजना बनाना, प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ योजना बनाना तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, ये भी सही होगा। इसके प्रकार पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो 192 का डी आंसर सही है। 193वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? तो इसका आंसर है सही और गलत के मध्य अंतर करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, जब दूसरे लोग परेशानी में हो तो उनकी मदद करना। तो उपरोक्त सभी जो है नैतिक विकास के घटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जाता है सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है तो वो सृजनात्मक बच्चा होगा, बिल्कुल सही बात। बाकी तो याद करने वाली है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, कुछ ऐसा सृजन इसमें है नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 196, कथन ए, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, बिल्कुल सही। आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं, तो दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। उम्र के अनुसार आदमी सीखते रहता है और उसकी सीखने की गति जो है बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है? तो ऑडियो बुक्स बिल्कुल, ब्रेल स्टेट बिल्कुल सही, टेक्टाइल मैप बिल्कुल सही, लार्ज प्रिंट जो बुक है बच्चे उनको नहीं पढ़ पाएंगे दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है तो वो है श्याम पट्ट पर लिखना, ये तो पहले से भी लिखते थे। ऑडियो टेप का प्रयोग करना, ये भी पुराना हो गया। व्याख्यान, ये भी पुराना हो गया। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान में बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से सृजनात्मक कक्षा में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो प्रयोग, शोध, प्रोजेक्ट, कक्षा चर्चाएं, उपरोक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अब अंतिम प्रश्न पहुंच गए हैं, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। अवलोकन, प्रश्नों के व्यवहार को नोट करते हैं। समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर को कॉपी करना। सृजनवाद, शिक्षक केंद्रित। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सबसे सही आंसर है। इस प्रकार हमने सभी 200 प्रश्नों को हल किया है और हो सकता है कोई गलती हमसे हुई होगी क्योंकि इंसान जो है गलतियां करता है। देखिए, आयोग भी आंसर की देता है या बोर्ड भी आंसर की देता है तो वो उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगता है और आंसर की सही की जाती है उसमें। अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम अपने आंसर की को सही करें। और छात्रों के हित में हमारा ये वीडियो, सभी प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।